नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष चरविया। हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसमें से 3 लेक्चर आ चुके हैं। आज उसका चौथा लेक्चर है और बिना किसी देरी के हम चौथे लेक्चर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर कन्फर्म टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, उसके तहत जो राइट दिए हुए हैं, कंफर्म किए गए राइट। और तो नीचे में से वो कौन से राइट है। ओके, सिलेक्ट पहला जो सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, इसमें से आप करेक्ट आंसर चूज करें। तो हमारा पहला जो है ऑप्शन, पहला जो है ये हुआ राइट टू सेफ्टी। ओके, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू चूज। ओके, तो आप एक बार पॉज करके उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 and 2 ओनली, दूसरा है 2 and 4 ओनली, तीसरा है 1 and 3 ओनली, चौथा है 1 to 3 and 4। ओके ओके, चलो देखते हैं। इसमें आंसर आएगा दोस्तों डी, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही है। राइट टू सेफ्टी सही है, राइट टू बी इन्फॉर्म ये भी सही है, राइट टू सीक रिड्रेसल ये भी सही है, राइट टू चूज ये भी सही है। तो जो है इसमें राइट टू सेफ्टी क्या है। राइट टू सेफ्टी है कि जो मार्केटिंग से हजारडस चीज़ें वो बेचने की कोशिश की जाती। ओके, तो उसको उससे कंज्यूमर को बचाया है। ओके, और जो उसको ऐसी जो उसकी नीड है उसको पूरी करे उस टाइम के लिए, वैसी चीज़ उसको तो उस तक ना पहुँचे। कौन सी चीज़ पहुँचे, ऐसी चीज़ पहुँचे जो उसको लॉन्ग टाइम उसका यूज़ कर सके। ओके, तो ये होता है राइट टू सेफ्टी। और राइट टू बी इन्फॉर्म, उसको जानकारी मिलने का अधिकार है। उसको जानकारी होनी चाहिए चीज़ की, जैसे क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस क्या है, इसको जानकारी होनी चाहिए, वो उसका अधिकार। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसको कोई समस्या है तो उसका निवारण मांगने का उसका अधिकार है कि मुझको इसका सॉल्यूशन दो। राइट टू चूज़ करने का, मान लीजिए कि बहुत सारी वैरायटी गुड्स एंड सर्विस क्या गई है। ओके, तो उसमें से वो पसंद करे, वो चूज़ कर सके। ओके, उसकी स्टैंडर्ड और उसकी प्राइस के हिसाब से उसको चूज़ कर सके, तो वो उसका राइट टू चूज़ का अधिकार है। तो ये चारों के चारों राइट इसके तहत आते हैं। और जो है इस एक्ट के तहत जो है दो बातें और भी है कि एक जो है वो कंज्यूमर काउंसिल इसके तहत बनाई गई। ओके, दूसरी एक बात है कि जो है एक अदर ऑथोरिटी भी इसके लाई गई, क्योंकि जो सेटलमेंट है, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो होते हैं, कंज्यूमर जो डिस्प्यूट होते हैं उसके सेटलमेंट करने के लिए एक ऑथोरिटी इसके लिए लगाएगी। ओके दोस्तों, और जो है इसके अलावा एक जो है राइट टू बी हियर्ड, मतलब आपको सुने जाने का अधिकार। ये चार तो है, 6 इसमें टोटल 6 राइट है। राइट टू बी हियर्ड मतलब सुने जाने का अधिकार। कि आपको मान लीजिए कि आप जो कंज्यूमर है वो नॉन पॉलिटिकल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, और वो जो गवर्नमेंट की जो कमेटी होती है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उसमें वो हिस्सेदारी ले सकता है जो कंज्यूमर है। तो वो उसके आते हैं राइट टू बी हियर्ड के तहत। ओके, राइट टू बी, और जो एक राइट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। ये टोटल इसमें 6 राइट है कि उसका जो वो उसको स्किल और नॉलेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि उसको माहितगार रहेगी इन चीज़ों के बारे में। ये उसका 6 राइट है। ओके ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। नीचे जो दिए हुए हैं 4
जो स्टेटमेंट, उसमें ऑप्शन आपको जो दिए हैं उसमें से बताइए कि कौन सा है वो डिस्क्राइब करता है कि जो भारत है वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है। कौन सा इसमें बताता है। ओके दोस्तों, आप एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके चलो देखते हैं। 7th शेड्यूल नहीं है, राइट टू फंडामेंटल राइट नहीं है, टीपीएसपी भी नहीं है, प्रीएम्बल है। ओके, क्योंकि प्रीएम्बल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मोटा मोटी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है उसका क्रश वहाँ पे मिलता है। जैसे कि एक पहले मैं बात बताता हूँ, आप देखिए, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से लेती है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रीएम्बल से। दूसरी एक बात मैं बताता हूँ। दूसरी बात क्या है कि नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ये भी हमें प्रीएम्बल से पता चलता है। मैं बताता हूँ इसको और डिप में भी बताता हूँ। तीसरी बात हमें क्या प्रीएम्बल से जानने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी हमें प्रीएम्बल से पता चलता है। फिर चौथी बात हमें क्या पता चलती है, एडोप्शन क्या है, कि कब एडोप्ट किया गया। ओके, ये 4 इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से प्रीएम्बल से पता चलते हैं। मैं एक के आंसर आपको बता दे जाता हूँ। देखिए, जो प्रीएम्बल से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का जो सोर्स है वो पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया। ओके, पहली बात। दूसरी बात जो है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, इंडियन स्टेट सोवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है। ओके, रिपब्लिक है। ये जो है वो नेचर बताता है, ये भी लिखा हुआ है प्रीएम्बल के अंदर। तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है। ओके, उसका और जो ऑथोरिटी उसका सोर्स है वो पीपल है, ये भी हमें प्रीएम्बल से ही पता चलता है दोस्तों। ओके, और क्या बात है, और मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसे कि जस्टिस, किस प्रकार से जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक जस्टिस मिलेगा। फिर लिबर्टी, ओके, इक्वालिटी, ये जो है और फैटर्निटी। ओके, ये चीज़ें उसके ऑब्जेक्टिव है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, कि वो उसके उद्देश्य है, हमें प्रीएम्बल से सारी बातें पता चलती। और जैसे मैंने नेचर में बताया कि नेचर में वो जो है सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, तो उससे पता चलता है, प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि ये जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ओके, और इसमें दोस्तों एक 7 शेड्यूल भी हमें दिया हुआ है। तो 7 शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसमें एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होता है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ओके, अब इसके बारे में और मैं बताऊँ आपको तो दोस्तों, जो अब इसमें यूनियन में 100 सब्जेक्ट है लिस्ट में, और जो स्टेट के पास 61 है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आज 52 सब्जेक्ट है। और जो इसके पहले जो थे, ओके, तो पहले के भी जान लीजिए, पहले कौन से थे, पहले 97 थे यूनियन लिस्ट में, और 3 डाले गए। स्टेट लिस्ट में पहले कितने थे, पहले 66 थे। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने थे, 47 थे। तो देखिए, तो स्टेट लिस्ट में से 5 कम हो गए, ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट में 5 बढ़ गए। मतलब इसका मतलब स्टेट लिस्ट में यहाँ से स्टेट लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाला गया। ओके, तो वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट जो है उसमें जो पहला है वो एजुकेशन है। ओके, ये इसमें डाले गए, वो डाले कौन से गए, 42वां जो दोस्तों
42वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 के तहत जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसके तहत स्टेट में से 5 सब्जेक्ट को लेकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया और उसी वजह से वो 47 में से 52 हो गई। एक तो एजुकेशन मैंने बताया आपको, एक जो है वो फॉरेस्ट है, तीसरा है वो है क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये भी उसमें डल के। चौथा क्या है, चौथा है वेट एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर, ये भी इसमें डाला गया। ओके, और पांचवा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कोर्ट की है, कौन से कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उसके अलावा जो कोर्ट है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये जो सब्जेक्ट है इसको ये स्टेट में से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। और वो कौन से 42वें जो 42वें जो संशोधन 1976 में किया गया था, उसके तहत इसको ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ओके, अब इसमें फंडामेंटल राइट दिए हुए दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट आपको पता है 12 से लेकर 35 तक आता है और पार्ट 3 में इसको रखा गया है। और DPSP जो है वो 36 से लेकर 51 तक आती है, पार्ट 4 में इसको रखा गया है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, कब पास किया था, 13 दिसंबर 1946 को ये जो पास किया था। हाँ, तो उसमें कौन सी चीज़ें, ऑब्जेक्ट कौन सा प्रोविज़न था इसमें से जो नीचे दिए गए उसमें से। ओके, तो मैं पहला जो है वो ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। सारा पावर और अथॉरिटी जो है किसकी, सॉवरेन मतलब स्वयं प्रभु जो आज़ाद भारत है उसकी, उसका जो पावर, उसकी अथॉरिटी, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसका जो पार्ट, संवैधानिक पार्ट, और गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन हैं, जितने भाग हैं, वो सारा पावर कहाँ से लेता है, पीपल से लेता है। ऐसा स्टेटमेंट कहना चाहता है, सही है गलत अलग बात है, ऐसा कहना चाहता है। फंडामेंटल राइट जो है उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, आपको तय करना है कि नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पढ़ के। प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, मतलब जो विश्व शांति के प्रयास करने चाहिए। ओके, और मानव कल्याण के भी प्रयास करने चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, तो आप सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो आप इसमें सही आंसर क्या आपको लगता है, आप इसको सेलेक्ट करें, एक बार पोज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। मैंने एक डिटेल तो दे दी यहाँ पे। ओके, तो इसमें 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3। ओके, बताइए कौन सा इसमें से आपको सही लगता है। ओके दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें तीनों के तीनों जो है वो सही है। ओके, और मैं बताऊँ कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास हुआ था, पास रखा गया था, मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसमें था कि भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक जो है वो देश घोषित किया जा रहा है। ओके, ये था। फिर दूसरी बात थी कि जो भारत के जितने भी भाग है, भारत की टेरिटरी के, ब्रिटिश टेरिटरी में थे, प्रोविंशियल टेरिटरी में प्रोविंशियल जो पार्ट थे, और जो भारत के अंदर भाग जो भाग आना चाहते हैं ओके बाहर से, वो भारत के हिस्से होंगे और उससे भारत बनेगा, ऐसा। और जो है भारत के लोगों को जो गारंटी की जाएगी, सिक्योर किया जाएगा उसको फंडामेंटल राइट, जैसे जस्टिस है। ओके, और जस्टिस कितने प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ओके, और जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी जो है वो स्टेटस की। ओके,
और अपॉर्चुनिटी की वो जो इक्वालिटी दी, फ्रीडम जो दी जाएगी, ओके, फ्रीडम जो दी जाएगी वो फ्रीडम आपको जो दी जाएगी वो थॉट है, फिर एक्सप्रेशन है, फिर जो बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, इसकी आपको फ्रीडम होगी। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था। और क्या बातें थी कि एडेक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा, एडेक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा। किसको एडेक्वेट सेफगार्ड दिया गया, मतलब कि किसको रक्षण दिया जाएगा, ज़्यादा उसके रक्षण पर जोर दिया जाएगा। वो कौन हो गए, वो हो गए माइनॉरिटीज़ देश के, ओके। देश के माइनॉरिटीज़ हो गए, देश के ओबीसी होंगे, देश के शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, देश के शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ओके। बैकवर्ड क्लास जो है उसके वेलफेयर के लिए उसको सेफगार्ड दिया जाएगा, ओके। और वो ये जो मैंने बता दिया वर्ल्ड पीस यहाँ पे है, और इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी की अखंडता रखी जाएगी, अखंडता के प्रयास किए जाएंगे। वे ये सारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बातें थी, ओके। तो इसमें दोस्तों डी आंसर है हमारा, सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, जे टैग है और उसके सामने उसके स्टेट के नाम है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज अ करेक्टली मैच, कौन सी पेयर जो है करेक्टली मैच की गई, ओके। तो इसमें सोहराय कोहराब जो है उसके सामने झारखंड दिया हुआ है, तेलिया रुमाल जो है तेलंगाना, सैफ्रॉन जम्मू कश्मीर, चखाव मणिपुर, ओके। तो इसको आप एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, ओके। हमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली, एंड ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, ओके। ओके, देखिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों इसमें देखिए ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी ऑप्शन हमारा डी होगा सारे के सारे, क्योंकि सोहराय कोहराब जो है वो झारखंड की महिलाएं जो है, ट्राइबल महिलाएं, वो एक वॉल के ऊपर जो पेंटिंग करती है वो है सोहराय कोहराब है। फिर तालिया रुमाल जो है तेलंगाना के अंदर एक पूरा एक तालिया रुमाल बनाया जाता है, वो है। सैफरॉन जो है जम्मू कश्मीर, उसको जीआई टैग मिला है। चखाव जो है, चखाव क्या है, ब्लैक राइस है मणिपुर का, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो सोहराय कोहराब ये भी सही है, झारखंड से है, इसको पेंटिंग को मिला हुआ है जीआई टैग। फिर तालिया रुमाल जो है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना से, सैफरॉन को भी मिला हुआ है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ए है, ये देखिए सोहराय कोहराब जो झारखंड में ये पेंटिंग है उसको दिया गया है। फिर तालिया रुमाल जो है तेलंगाना के अंदर है। फिर सैफरॉन जो है वो जम्मू कश्मीर के, इसके लिए जीआई टैग उसको मिला है। चखाव जो ब्लैक राइस है मणिपुर में, उसके लिए उसको ये जीआई टैग मिला है, ओके। तो दोस्तों जीआई टैग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए जीआई टैग क्या है, जियो एक तो ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो जो जियोग्राफिक जो कोई प्रोडक्ट है, ओके, उसकी जो जियोग्राफिकल ओरिजिन होती है, वो कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, या उसको वो एक चीज़ स्पेसिफिक उसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व है किसी एक क्षेत्र में, तो उसके लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है, ओके। और जीआई टैग जो है वो जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, इसके जो शुरुआत में जो मैं उसकी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ आपको, जो इसकी बिगिनिंग है वो जो पेरिस कन्वेंशन एक हुआ था, ओके। वो कब हुआ था, 1883 के अंदर हुआ था। वो क्यों हुआ था, प्रमोशन, ये जो है
प्रोटेक्शन, ये उसकी जो थीम थी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसके तहत जो है ये जो कन्वेंशन, उसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट मान लिया गया था इसके तहत। ओके, और फिर क्या हुआ कि ये इसके तहत लाया माना गया, तो अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी जो है वो WTO ने एक जो एग्रीमेंट किया, जिसका नाम था क्या रखा? ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये होता है। ओके, और उसके तहत इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, अब भारत जो है, भारत इसका WTO का जो है एक मेंबर है, तो उसके लिए इसको एग्रीमेंट को लागू करने के लिए भारत ने एक एक्ट बनाया। जो एक्ट का नाम क्या है? GI, मतलब जियोग्राफिक इंडिकेशन गुड्स, पूरा उसने एक्ट जो बनाया वो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट बनाया 1999 के अंदर, जिसको एक्चुअल में लागू किया 2003 के अंदर। ओके, तो ये भारत ने एक्ट बनाया। एक्ट क्यों बनाया? क्योंकि एग्रीमेंट को लागू करना था, इस वजह से एक्ट बनाया। और एक बात मैं बताता हूँ आपको कि इसको जो है ना, इसको ये ज़्यादातर दिया जाता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड स्टफ मतलब खाने की चीज़ें है, वाइन है, फिर हैंडीक्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, इसके लिए इसको दिया जाता है। ओके, हाँ, एक और बात जान लीजिए, इसका भारत के अंदर जो इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। ओके, इसका जो एक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम ये करते हैं। उसको क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ, इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, और जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो है वो किसके तहत काम करता है? ये भी आपको पता होना चाहिए किसके तहत काम करता है। ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके तहत एक काम करता है। कौन काम करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटर्न, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये किसके तहत काम करता है? DIPP के तहत काम करता है। ओके, ये मैंने पूरी दोस्तों आपको जो है वो GI टैग की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश की। और जो एक और बात जान लीजिए कि 2004 के अंदर जो है इंडियन प्रोडक्ट जो दार्जिलिंग टी है, 2004 के अंदर पहला जो GI टैग मिला तो वो दार्जिलिंग टी को मिला। ओके, दार्जिलिंग टी को मिला दोस्तों, पहला जो GI टैग मिला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैदिक एरा। वैदिक एरा के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे देयर आर 4 वेदास वॉज नेम्स ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। 4 वेद हैं जिसके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, 4 वेद जो है जैसे बता दी। और दूसरा क्या है हमारा? इंद्रा, अग्नि, शिवा वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इनसाइड द वेदा। वेद के अंदर जो है वो इंद्र, अग्नि, शिवा जो भगवान है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसका ज़्यादा जिक्र आता है। ओके, तीसरा क्या है स्टेटमेंट? तो ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद एंड कंपोज अबाउट 3500 ईयर अगो। ओके, 3500 साल पहले इसको बनाया गया था, कंपोज किया गया था मतलब। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है बताइए? एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करें दोस्तों। ओके,
हाँ, तो इसमें ये जो है पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि इसके अंदर 4 वेद है, तो आपको पता ही होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके। लेकिन जो इंद्रा, अग्नि और यहाँ पे शिवा लिखा हुआ है, शिवा नहीं है इसमें, क्या है यहाँ पे है एक कोड है जो कौन है सोम। शिवा के बदले सोम यहाँ पे है, शिवा नहीं है, शिव नहीं है, शिव भगवान नहीं है यहाँ पे। ओके। हाँ, और ये 3500 साल पहले इसको कंपोज किया, ये भी बात सही है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है दोस्तों, दूसरा गलत है, तो ऑल ऑफ द गलत हो गया, 1 और 3 हमारा सही है। ओके। अब यहाँ पे दोस्तों हमें दिया हुआ है, मैं आपको ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसे कि ऋग्वेद जो है वो, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, मतलब संस्कृत जो है। ओके। और क्या बताऊँ मैं आपको, एक और बात जान लीजिए, 1018 यहाँ पे सूक्ता, मतलब जो है प्रार्थनाएं है। और यहाँ पे जो इंद्रा जो है वो सबसे प्रोमिनेंट भगवान है इसमें दोस्तों। ओके। और इसको 10 किताबों में इसको बांटा गया है, 10 किताबों में लिखा गया है, उसको 10 मंडल भी कहते हैं। ओके। और 10वां जो मंडल है उसके अंदर वर्णा सिस्टम के बारे में बताया गया है। ओके। और जो यहाँ पे हमें बताया गया हुआ है कि यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो है किसके बारे में, जो रिलीजियस रिचुअल्स जितने होते हैं उसके बारे में क्या है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ओके। हाँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सामवेद। सामवेद के अंदर क्या है, सामवेद के अंदर जो है सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स हैं यहाँ पे सामवेद के अंदर, यहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्शन है। यजुर्वेद के अंदर अथर्ववेद के बारे में क्या है, अथर्ववेद के बारे में मैं आपको बताऊँ। अथर्ववेद के बारे में जो है, अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र है वो किसके खिलाफ है, जो मंत्र है वो जो एनिमीज़ है, दुश्मन है या फिर जो बीमारी है उसके खिलाफ यहाँ पे ये मंत्र है जिसको नष्ट किया जाए, जिससे। ओके, ये यजुर्वेद के अंदर है। और दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, मैं एक बात आपको बताना रह गई, वो क्या है, जो यहाँ पे सोम था ना, सोम क्या है, सोम जो है वो एक 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 ड्रिंक है, स्पेशल ड्रिंक, वो प्रिपेयर किया जाता है। एक प्लांट है वहाँ से एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो तैयार किया जाता है। तो एक प्लांट है सोम जो है, ओके, जहाँ से एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है। तो सोम क्या है, प्लांट है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। ओके, इतना काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन पीपल, दे हैड टू बी ब्रॉट मैनी थिंग फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस। हड़प्पन पीपल के बारे में जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, और वो कई सारी चीज़ें जो है वो डिस्टेंस प्लेस, बहुत दूर दूर से ये चीज़ें लाते थे। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, उसके सामने उसके प्लेस का नाम लिया हुआ है, और वहाँ से मतलब वहाँ से वो इतने डिस्टेंस से वो चीज़ें लाया करते थे लोग, हड़प्पन जो लोग थे। ओके, तो वो इसमें कौन सा सही मैच हो रहा है वो बताना है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, 1 और 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये हमें दिया हुआ है। बताइए, एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। मैं हर बार आपको एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपको इसका फ़ायदा होने वाला नहीं। जो इसमें कॉपर के सामने राजस्थान है, ओके, गोल्ड के सामने कर्नाटक है, टेन के सामने गुजरात है, प्रीशियस स्टोन अफगानिस्तान। ओके, कौन सा सही है, इसमें जो पेयर बनती है ना दोस्तों, वो बनती है, जो कॉपर है ना, कॉपर वो लाया जाता था राजस्थान से। हाँ, गोल्ड जो लाया जाता था वो कर्नाटक से लाया जाता था।
ओके। और राजस्थान के अलावा मैं बताऊँ आपको, ओमान जो है, फिर वेस्ट एशिया, यहाँ से भी कॉपर को लाया जाता था। गोल्ड जो है वो कर्नाटक से लाया जाता है। टीन जो है ना, टीन दोस्तों लाया जाता था अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान एंड ईरान से, यहाँ से टीन आता था दोस्तों। प्रीशियस स्टोन जो है ना वो गुजरात और वो भी ईरान से और अफ़गानिस्तान। मतलब हमारा जो 1 एंड 2 ओनली है ना, 1 एंड 2 ओनली, ये सही, ये ऑप्शन हमारा सही बनता है, क्योंकि जो टीन है वो अफ़गानिस्तान से लाया जाता है। प्रीशियस स्टोन जो है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। ओके। अब मैं हड़प्पन पीपल के बारे में आपको बताऊं। हड़प्पन पीपल के बारे में क्या मैंने बताया था आपको इससे पहले, जो हड़प्पा से हमें क्या मिला था, हड़प्पन सील मिला था हमें। ओके। और वो सील से क्या पता चलता है कि वो लोग व्यापार करते थे और उसमें उसका इस्तेमाल करते थे। और हमें टेराकोटा का हमें टॉयज़ में मिले थे। ओके। फिर ब्लैक पॉट जो है, मतलब मटका जो है वो मिला था हमें। ओके, हड़प्पा से। और मोहनजोदारो के बारे में भी मैं आपको बता दूं। मोहनजोदारो के बारे में मैं बताऊं, वहाँ से हमें क्या मिला था, वहाँ से हमें मिला था दोस्तों ग्रेट बाथ एक तो मिला था। ग्रेट बाथ जो हमें मिला था, वहाँ पे हमें एक बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला जो इंसान था वो हमें मिला था। ओके। जिसने एम्ब्रॉयडरी वाले एक कपड़े भी पहने हुए थे। और जो है मदर गॉडेस, उसका स्टेचू भी हमें मिला था। और एक बात मैं आपको, पशुपति जो शील मिला था, ये भी हमें यहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। ओके। और एक बात बताऊँ मैं आपको दोस्तों, जो ये डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज की, ओके, जो स्कल्पचर हमें मिला था डांसिंग गर्ल का, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला था। तो हड़प्पा से क्या मिला था, हड़प्पा से हड़प्पन सील मिले थे, टेराकोटा टॉयज़ मिले थे, ब्लैक पॉट मिला था। मोहनजोदड़ो से हमें डांसिंग गर्ल का जो वो स्टेचू था वो मिला था, ग्रेट बाथ मिले, बियर्ड मैन मिला। ओके। और मदर गॉडेस मिला, पशुपति शील जो है वो मिला। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द about the 2500 year ago some janapadas become more important than others and were known as महाजनपदास। 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो आगे जाकर क्या बने, वो महाजनपद बन गए। ओके। और दूसरा क्या है स्टेटमेंट, वाइल द वाजी बिकम अ पावरफुल किंगडम, मगध वॉज अंडर द डिफरेंट। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, वाइल वाजी बिकम अ पावरफुल किंगडम, जो वाजी जो है वो पावरफुल किंगडम बन गया। और मगध वॉज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गण एंड संघ। ओके। तो पहला हमारा क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे वो फिर बाद में महाजनपद के नाम से जाने गए। ओके। कुछ महत्वपूर्ण जो थे वो बन गए महापद जनपद। और जो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, कि जो वाजी है वो एक पावरफुल किंगडम बन गया और मगध जो है वो कई सारे डिफरेंट फॉर्म के गवर्नमेंट में बढ़ गया और वो उसको गण और संघ के नाम से जाना गया। ओके। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। और कौन सा सही है, अब इसको अटेम्प्ट करिए एक बार। ओके। तो इसमें जो पहला जो है दोस्तों वो सही है, दूसरा गलत हो जाता है। क्यों दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो वाजी है वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट में बट गया था और जिसको गण और संघ के नाम से जाना जाता था। मगध जो है वो पावरफुल किंगडम बन के उभर के आया था। ओके। हाँ, ये बात थी। हाँ, तो पहला हमारा सही होता है, दूसरा हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा बी इसमें आंसर बनता है। ओके। तो टोटल कितने, 16 जनपद थे दोस्तों। ओके। महाजनपद थे 16। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 16 महाजनपद जो थे, ये देख लीजिए दोस्तों। ये 16 महाजनपद थे। इसमें जो है ये देखिए, मगध है, फिर अंग है, वाजी है, माला है, कोसला है, कुरु है, पंचाला है, सुरसेना है, मत्स्या है, अवंती है, छेदी है,
ओके, वत्सा है, कंधारा है, और इसकी कैपिटल जान लीजिए। कैपिटल एक बार आपको देख लीजिए, जो वाजी वैशाली है, चंपा है, अंग की, मगध की पाटलिपुत्रा है, फिर उसको राजगिरी भी हो गई उसकी। माला की जो है कुशीनारा है, कौशला की क्या है सवस्ती है, पंचाला की क्या है अचिस्त्रा है, फिर कुरु क्या है हस्तिनापुर है। ओके, मथुरा किसकी है कैपिटल, शूरासेना की है। ओके, वत्स क्या है, वत्स की कौशंबी है। छेदी क्या है, सुक्तिमती है। अवंती की क्या है, उज्जैन। ओके, मत्स्य की क्या है, फिराता नगर। ओके, गंधारा की क्या है, तक्षशिला। ओके, असाका की पताली। ओके, ये 16 जनपद है दोस्तों, और इसकी कैपिटल है। और इस एक पहले जो है वो जनपद हुआ करते थे, बाद में उसको महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे जनपद को अपने अंदर उसने ले लिया, जीत लिया अपने अंदर। ओके, दोस्तों मगध के बारे में मैं आपको बताऊं, जो है मगध जो है उसको, वो जो पहली जो डायनेस्टी वहाँ पे जिसने रूल किया है वो है हरियंका डायनेस्टी। ओके, उसका उसके जो उसको हरिया ये मगध का पूरा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में हिस्ट्री बताने जाता हूँ। जैसे वहाँ पे बिम्बिसार ने हरियंका डायनेस्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश की। फिर जो है उसके बाद उसका बेटा अजात शत्रु आया। ओके, फिर उसके बाद उदयन यहाँ पे आया, और उसके बाद की जो डायनेस्टी थी वो दोस्तों थी शिशुनाग डायनेस्टी। मगध की थोड़ी आपको ये जो है पॉलिटी और हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। शिशुनाग डायनेस्टी जो है उसका जो इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया शिशुनाग ने, उसका बेटा जो है। ओके, उसके बाद जो आया वो कालाशोका। ओके, तो हाँ, और उसके बाद जो आई वो नंदा डायनेस्टी थी दोस्तों। नंदा डायनेस्टी उसमें महापद्मनंदा और धनानंद जो इसके शासक थे। और धनानंद के टाइम में ही जो है अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और जो यहाँ पे अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ करवाई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी राजगिरी के अंदर। ओके, और यहाँ पे काल अशोक भी लिखा हुआ है, शिशुनाग जो डायनेस्टी से बिलोंग करता है। उसने दूसरी दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल उसने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। वो कहाँ करवाई थी, उसने वैशाली में करवाई थी। ओके, ये देख लीजिए दोस्तों, वैशाली जो है वो किसकी कैपिटल है, यहाँ पे देखिए वाजी की कैपिटल है वैशाली, यहाँ पे करवाई थी। ओके, ये किसने करवाई, ये जो है काल अशोक ने इसकी जो दूसरी है वो करवाई। तो यहाँ से जान लीजिए आप। हाँ, तो जो यहाँ पे जो पाटलिपुत्र है, यहाँ पे राजगिरी जो है उसका कैपिटल जो उसको करवा किया गया राजगिरी में से पाटलिपुत्र। तो राजगिरी जब था तब अजातशत्रु ने यहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ओके, दूसरी जो है वो वाजी के अंदर इसने करवाई, काल अशोक ने करवाई। ओके, तीसरी जो है वो किसने करवाई, तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक ने करवाई, वो पाटलिपुत्रा में करवाई। ओके, अशोक जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे कौन है पाटलिपुत्र में, पहले जो है अजातशत्रु। ओके, राजगिरी में। दूसरी कौन है वाजी के अंदर, वैशाली के अंदर किसने करवाई, काल अशोका ने, जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। या अजातशत्रु जो है वो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और ये जो अशोक है मौर्य डायनेस्टी बिलोंग करता है। चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएगी वो कहाँ करवाएगी, कश्मीर के अंदर करवाएगी। और किसके द्वारा करवाएगी, कनिष्क के द्वारा करवाएगी। ओके, कनिष्क के द्वारा इसको करवाया गया चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर के अंदर। ओके,
ओके चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा की लाइफ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो अब बताइए सही कौन सा गलत है। ओके तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गना नॉन एज ए शक्य गना। और दूसरा स्टेटमेंट स्तूपा, मतलब बुद्धा जो बिलोंग करते थे, बुद्ध जो गन से, जो मैंने आपको बताया ना, वाजी जो थे, वाजी एक तो मगध जो है किंगडम बन गया, वाजी जो था कई गन और कई संघ में बढ़ गया। हाँ तो जो है वो वाजी जो है वो कई गनों और संघ में, जैसे गन और संघ कहा जाता था, उसमें बढ़ गया। और उसमें क्या होती थी सिस्टम की, उसमें बहुत सारे राजा होते थे, एक अकेला वहाँ पे राजा काम नहीं करता, अलग अलग गण के अलग अलग राजा आते थे। कई बार तो ये तो 100 से भी ज़्यादा राजा होते थे, और वो अपना कोई डिसीजन जो है वो मिलजुल कर लेते थे। मान लीजिए कोई दुश्मन है, उसने देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो वो सारे मिलजुल कर इसका सोल्यूशन निकालते थे, ये होता था। ओके गण के अंदर तो बुद्धा जो है उसी में से एक में, बुद्धा जो है वो उसी में से एक जो शाक्य गण है वहाँ से, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। ओके स्तूप एट सारनाथ, सारनाथ में स्तूप है, वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। बुद्धा ने पहली बार अपना मैसेज जहाँ पे दिया वहाँ उसी की याद में सारनाथ का स्तूप बनाए गए हैं। ओके और द बुद्धा थॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, सो द एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। ओके तो बुद्धा जो है वो अपना जो जो मैसेज देते थे, जो सिखाते थे, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि ये भाषा सारे लोग समझते थे, इस वजह से, ताकि भगवान बुद्धा की जो बात है वो सारे लोग तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए भगवान बुद्ध प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। सारी की सारी बातें सही है, इसमें ऑप्शन हमारा डी बनता है। ओके तो बुद्धा के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। बुद्धा के बारे में ये बात जान लीजिए आप कि जो है बुद्ध जो है उसका जो जन्म जो है वो लुम्बिनी में, कहाँ पे, नेपाल, यहाँ पे हुआ था उसका। ओके उसके उसके जो पिता थे उसका नाम क्या था, सुतोतन। उसकी माता का नाम क्या था, माया देवी। ओके और एक बात आप जान लीजिए कि जो उसने उसने जो एनलाइनमेंट हुआ था, उसको उसका जो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ पे हुई, वो हुई बोध गया के अंदर। बोध गया कहाँ पे, बिहार के अंदर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके उसने यहाँ पे मैंने बता दिया, पहला लेक्चर जो वहाँ पे उसने पहला लेक्चर दिया वो सारनाथ के अंदर दिया। ओके हाँ और लास्ट एक और बात आप जान लीजिए बुद्धा के बारे में कि उसका जो परिनिर्वाण जो हुआ, ओके वो परिनिर्वाण जो हुआ वो कुशीनगर में हुआ। ओके उसने जो यहाँ पे सारनाथ में जो मैसेज दिया उसको कहा जाता है कि धम्मा चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और उसकी जो डेथ हुई वो कुशीनगर के अंदर हुई, और उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ओके तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रखते हैं, और फिर मैं आपको मिलूँगा अगले नए लेक्चर के अंदर। तो हमारी जो इंस्टाग्राम की और जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको, मैं इंस्टाग्राम के अंदर डेली एक क्वेश्चन जो है रेगुलर एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जिसको आप अटेम्प्ट करें। और टेलीग्राम के अंदर हमारी सारी वीडियो की और सारी और यूट्यूब चैनल की डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक यू।